नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को मुख्य सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण RTI के तहत सार्वजनिक करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला 2016 में दायर RIT से शुरू हुआ था, जिसमें 1978 के DUPA पास छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया था। CIC ने उस समय आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री जैसे पब्लिक फिगर की शैक्षणिक योग्यता पारदर्शी होनी चाहिए और रिकॉर्ड को पब्लिक डॉक्यूमेंट माना था। इस फैसले को DU ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हजारों छात्रों की निष्ठा जनता के जानने के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है और जानकारी साझा करने से गलत मिसाल बनेगी, जबकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिग्री राज्य द्वारा दी जाती है और यह निजी मामला नहीं है। माना जा रहा है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। बिहार भाजपा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस वीडियो में विपक्षी दलों के नेताओं के लिए जाति सूचक गाली का इस्तेमाल किया गया। इस पोस्ट में इस्तेमाल गाने में विपक्षी नेताओं को अपमानित करने के लिए उन्हें चूड़न का झुंड कहा है। पवन खेड़ा ने लिखा कि चूहड़ एक जातिवाद गाली है और बीजेपी ने इसे विपक्ष पर एक अपमानजनक टिप्पणी के रूप में इस्तेमाल किया है। दरअसल यही भाजपा और RSS की विचारधारा है। दलितों के प्रति घृणा उसके DNA में फंसी हुई है, जो वक्त बेवक्त बाहर आ ही जाती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान भाजपा और RSS की विचारधारा के खिलाफ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा है। दलित समाज की गरिमा और सम्मान पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस शर्मनाक कृत्य के खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज कराएंगे। विपक्ष संसद के मानसून सत्र में पेश किए गए 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस प्रस्तावित बिल में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है या कम से कम 30 दिनों की हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इस पर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ED, CBI और IT मामलों को दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। विपक्ष का कहना है कि यह जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराने की कोशिश है। वहीं अब विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री ने पूछा कि मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री CM या PM जेल में बैठकर सरकार चलाएं, ये कितना उचित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा करके उन्हें मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? केजरीवाल ने पूछा कि अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाने लगा है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मतदाता सूची पर कड़ी नजर रखें और फर्जी वोट डालने वालों को रोकें। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में अचानक 40 से 42 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए। वहीं राज ठाकरे ने दावा किया कि उन्होंने साल 2016 और 17 में ही गड़बड़ियों की चेतावनी दी थी और कहा कि 2014 के बाद बनी सरकारें वोट चोरी का नतीजा हैं। संजय राउत ने भी इस पर चिंता जताई। बता दें कि राहुल गांधी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की एक सीट पर 1,250 वोट चोरी हुए, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव नजदीक आने के साथ यह विवाद महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले NDA में सीट बंटवारे की चर्चा अंतिम चरण में है। खबरों के मुताबिक 243 विधानसभा सीटों में से भाजपा और JDU को करीब 100 और 105 सीटें मिल सकती हैं। 2020 में JDU ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 110 पर लड़कर 74 सीटें जीती थी। इस बार JDU 100 से कम सीटें नहीं चाहती। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी 40 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें 20 सीटें मिलने की संभावना है।
वहीं छोटे दलों जैसे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को भी सीटें दी जाएंगी। लेकिन अगर मुकेश साहनी की वीआईपी, जो कि अभी महागठबंधन का हिस्सा है, एनडीए में आती है तो समीकरण बदल सकता है। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। हालांकि भाजपा के कुछ नेता चुनाव के बाद सीएम बदलने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन तेजस्वी यादव को चेहरा मानकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। यह सीट बंटवारा बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की और इसे कायर सरकार की पहचान बताया। राहुल ने सोशल मीडिया पर कहा कि मोदी सरकार को युवाओं और उनके भविष्य की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यह वोट चुराकर सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले वोट चुराती है, फिर परीक्षाएं और नौकरियां छीनती है और अब युवाओं की आवाज दबा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मोदी सरकार की आदत बन गई है कि युवाओं का भविष्य छीनना। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 11 सालों में भाजपा ने भर्ती परीक्षाओं से लेकर नौकरियों तक को पेपर लीक माफियाओं के हवाले कर दिया है और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बता दें कि हाल ही में एसएससी की परीक्षाएं तकनीकी खामियों और धांधली के कारण रद्द हुई, जिससे करीब 5 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। इस वजह से दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में अमित शाह ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सलवा जुडूम मामले में ऐसा फैसला दिया जिससे नक्सलवाद को समर्थन मिला। शाह ने कहा था कि अगर यह फैसला नहीं आया होता तो नक्सल आतंकवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। वहीं अब इस पर 18 रिटायर्ड जजों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या की है। जजों ने साफ किया कि यह फैसला नक्सलवाद का समर्थन नहीं बल्कि संविधान और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी बड़े नेता द्वारा कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बुरा असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में आदेश दिया था कि आदिवासी युवाओं को हथियार देकर नक्सलियों से लड़ाना असंवैधानिक है और सलवा जुडूम को भंग करने का निर्देश दिया था। जस्टिस रेड्डी ने भी कहा कि फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। अगर शाह पूरा फैसला पढ़ते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को देश का सबसे कद्दावर नेता बताते हुए भरोसा जताया कि वे राष्ट्रीय हित में सही फैसला करेंगे। हालांकि हकीकत ये है कि टीडीपी पहले ही एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद सुदर्शन रेड्डी ने इशारा किया कि नायडू राजनीति में अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और कई बार उन्होंने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। रेड्डी के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। लेकिन शनिवार को मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि उनकी पार्टी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का ही समर्थन करेगी। एनसीईआरटी पर अब शिक्षण सामग्री की जगह सरकार का प्रचार करने का आरोप लग रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद का कहना है कि संस्था ने गांधी जी की हत्या जैसे अहम ऐतिहासिक तथ्यों को बदलकर अधूरा कर दिया है। पहले की किताबों में बताया जाता था कि नाथुराम गोडसे हिंदू अतिवादी था और गांधी की हत्या उसकी विचारधारा से जुड़ी साजिश का नतीजा थी। लेकिन 2023 के बाद नई किताबों में सिर्फ इतना लिखा है कि एक युवक ने गोली चला दी। इसी तरह पाकिस्तान की भूमिका और ऑपरेशन सिंदूर पर भी किताबें सिर्फ सरकारी नजरिया पेश कर रही हैं, जबकि कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। विभाजन पर नई सामग्री चुनना कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन सावरकर और हिंदू महासभा की भूमिका को छिपा दिया गया है। आलोचकों का मानना है कि एनसीईआरटी इतिहास समझाने की जगह हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण का प्रचार करने लगी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.